हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस वीडियो में हमने जो देखा था जनरल चार्ज पार्टिकल के बारे में देखा था कि जो एटम है उसमें दो चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किए गए, एक प्रोटॉन जिस पॉजिटिव चार्ज कहा गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसे नेगेटिव चार्ज बताया गया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आए थे, तो मैंने आपको थॉमसन मॉडल समझाया था कि थॉमसन मॉडल जो है वो किस तरह से बताया गया था कि एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये थॉमसन ने किस तरह बताया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो था वो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस मतलब उन्होंने बताया था, और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उसकी बम्बार्डिंग की थी, है ना। अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया था और गोल्ड फॉइल जो है कितने 1000 एटम थिक ओनली, है ना। उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी जो सिर्फ 1000 एटम थिक थी और उसको यूज़ किया था। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डबली चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल्स होते हैं, है ना, और इनका वेट जो होता है हीलियम के ही बराबर, मतलब डबली चार्ज्ड है मतलब हीलियम का वेट इसी के इक्वल होगा, मतलब कि 4u होता है। ये फास्ट मूविंग होते हैं और इनको एक कंसिडरेबल अमाउंट के साथ जब इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल पर इसकी बम्बार्डिंग करी, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर फेंका उन्होंने, है ना, बम्बार्डिंग करी, तो उन्होंने ये देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होंगे उनका ये था कि अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे एटॉमिक पार्टिकल्स से, है ना, गोल्ड एटम में, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा हैवियर हैं प्रोटॉन से। बट उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो उन्होंने सोच के रखा था उससे उनको अलग ही जो है रिजल्ट्स मिले। ये देखिए उन्होंने क्या किया था, ये गोल्ड फॉइल है जो सर्कल सर्कल में दिख रहा है और इस पे इस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करी। तो जब उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट लाइन में निकल गए, स्ट्रेट लाइन में, कुछ ही जो थे वो कुछ एंगल्स के साथ डेविएट हुए। देखिए कुछ पार्टिकल्स ही थे जो डेविएशन हुए हैं, और एवरी 12,000 में से, है ना, एवरी 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल्स जो था वो रीबाउंड हुआ था, बाकी वैसे की वैसे निकल गए। तो इसने रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने एक्सपेरिमेंट से, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट निकल के चले गए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड हुए कुछ स्मॉल एंगल्स के साथ, और 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जो था वो रीबाउंड हुआ। मतलब उन्होंने ये बताया कि ये जो रिज़ल्ट मिला था वो पूरी तरह से अलग था, ठीक है ना, मतलब जो उन्होंने सोच के किया था उससे ये रिज़ल्ट पूरी तरह से अलग आया था, है ना। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने जो कंक्लूजन किया था वो बताया, मतलब ये एक्सपेरिमेंट को देख के, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। उन्होंने पहला कंक्लूजन ये दिया, देखो थॉमसन ने बताया था कि जो एटम है वो पॉजिटिव स्फीयर है। रदरफोर्ड ने यही थॉट को दिमाग में रख के अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उनको ये था कि मैं पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज की बम्बार्डिंग कर रहा हूँ तो मोस्ट ऑफ द क्या होंगे, वापस आएंगे। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन में निकल गए, तो फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो एटम होता है उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस है, या एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी होती है, खाली होती है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं विदाउट डिफ्लेक्ट हुए सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल गए। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई थी, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब देखिए बहुत कम पार्टिकल्स जो थे वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुए थे, है ना, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होना मतलब हटे थे अपने पाथ से। तो ये जो थे वो ये बताता है कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस में होता है, क्योंकि अगर पूरे एटम में होता तो क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल सारे के सारे वापस आ जाते, बट बहुत कम पार्टिकल्स वापस आए थे। तो ये बताया जा, मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला कि बहुत कम स्पेस जो होती है वो इसमें मतलब कि पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताया, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 इंडिकेटिंग ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कॉन्सेंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विथ इन अ एटम। और फिर ये बताया कि
कुछ ही मतलब एवरी 12,000 में से एक वापस आया। मतलब हम समझ सकते हैं कि कितनी कम जगह पर एटम का मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होते हैं। मतलब एटम की बहुत छोटी सी जगह पर उसका मास और पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होते हैं, बाकी सारी का सारा एटम जो होता है वो होलो होता है, खाली होती है ना। अब उन्होंने ये निकाला कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के रेडियस से, है ना, लगभग 10,005 टाइम जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो एटम के रेडियस से छोटा होता है। मतलब एटम का साइज जितना बड़ा है उसके कंपैरिजन में या उसके रेडियस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम छोटा होता है, ठीक है ना। बट अब एक्चुअली हुआ क्या, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ दिया और जिसका उन्होंने ये बताया कि मतलब कि न्यूक्लियर के बारे में भी बताया फिर रदरफोर्ड ने उसके न्यूक्लियस के बारे में। तो वहाँ बताया कि देयर इज़ ए पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बताया कि एटम के अंदर जो सेंटर में मास है वो उसका न्यूक्लियस है, और एटम का पूरा मास या पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। मतलब न्यूक्लियर थ्योरी दी उन्होंने, न्यूक्लियर मॉडल बता दिया इससे। फिर दूसरा बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर इन सर्कुलर पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम में एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते रहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए उन्होंने ये मान लिया कि ये छोटा सा न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट हैं, है ना। अब ये जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में। एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। अब इतना सब कुछ इतना परफेक्शन के साथ बताने के बाद भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो रदरफोर्ड मॉडल में थे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये आया कि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ, यदि इलेक्ट्रॉन लगातार सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं तो दे ऑल्सो इमिट द एनर्जी, वो एनर्जी भी इमिट करेंगे। और यदि वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाकर मिल जाएंगे, है ना, न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएंगे और अपनी सारी एनर्जी को लूज करके। बट एटम जो है, एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, एटम स्टेबल होते हैं। तो इस चीज़ को जस्टिफाई या इस चीज़ को एक्सप्लेन रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, है ना, कि एटम स्टेबल क्यों होता है। क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं और उनसे पूछा गया कि जब ये ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं तो फिर तो क्या होना चाहिए, ये एनर्जी लिबरेट करेंगे। जब कोई मूव होता है, कोई भी मोशन होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है, और यदि एनर्जी लिबरेट हो रही है तो कुछ समय बाद तो एटम में इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देंगे और वो जाके न्यूक्लियस में मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाए थे, इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो पूरी तरह से सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में देखेंगे, जिनका मॉडल जो था वो एक्सेप्ट किया गया, जिसको इन्होंने सिर्फ क्या किया, मॉडल वैसा ही बताया बट सिर्फ रदरफोर्ड के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। जो क्वेश्चंस रदरफोर्ड से किए गए थे उसके आंसर इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।